हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और अब देखेंगे कि आगे आपको और कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हमें एंशिएंट टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। तो गाइस, हम लोगों ने लिटरेरी सोर्स को कंप्लीट कर लिया था। लास्ट 4 पार्ट्स में हम लोगों ने सिर्फ लिटरेरी सोर्स को कंप्लीट करा था, जिसमें हम लोगों ने रिलीजियस सोर्स एंड नॉन रिलीजियस सोर्स के बारे में पढ़ा था। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते क्या है और ऐसे कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्स है जिससे हमें एंशिएंट टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे चैनल पे न्यू है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पहले पीछे के पार्ट्स को जाके देखें ताकि आप लोग को पता लग जाए, ठीक है, कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को पहले कंप्लीट करना था। देखो, तो अब इसको आगे देखते हैं। तो गाइज, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था और क्या आज आपको पढ़ना है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो देखो, हम लोग लिटरेरी सोर्स को पढ़ चुके थे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लिटरेरी सोर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो पहले मैंने आपको लिटरेरी सोर्स को स्टार्ट करा था, जिसको मैंने आपको बताया था कि लिटरेरी सोर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रिलीजियस सोर्स एंड नॉन रिलीजियस सोर्स। तो रिलीजियस सोर्स में आपके 3 आते हैं, ब्राह्मणिक टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट, ठीक है। ब्राह्मणिक में मैंने आपको बताया था जो इंडिया में थे, मतलब जो ब्राह्मण्स के द्वारा लिखे गए थे। देन बुद्धिस्ट जो गौतम बुद्ध के द्वारा लिखे गए थे, और जैन टेक्स्ट के बारे में। उसके अलावा फिर हमने नॉन रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में पढ़ा था जिनसे हमें एंशिएंट टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। उसके अलावा हमने ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए थे उन्होंने इंडिया के बारे में क्या लिखा, उन बुक्स के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हमने बायोग्राफीज वगैरह पढ़ी थी डिफरेंट किंग्स की, है ना, जिन्होंने अपने बारे में लिखवाया था, बट उस टाइम के सोसाइटीज़ के बारे से हमें उस टाइम पीरियड के बारे में पता लगता था। उसके अलावा बहुत सारे प्लेज एंड ड्रामास के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में आप लोग जानोगे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स जानोगे। तो देखो गाइस, आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता क्या है। तो देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है ऐसे सोर्स जिसको आप लोग आज के टाइम पे देख सकते हो, मतलब कि ये टेंजिबल है, मतलब आप इसको टच कर सकते हो। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप छू सकते हो, ठीक है। जबकि लिटरेरी सोर्स क्या थे, इनटेंजिबल थे, क्योंकि जो इसकी रियलिटी है, मतलब जो रियल बुक थी उसको तो आप देख ही नहीं सकते, टच ही नहीं कर सकते, है ना। क्यों टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभी है ही नहीं अवेलेबल, कुछ फट गई या उनके अक्षर मिट गए, है ना। तो पुराने टाइम पीरियड की बुक्स के बारे में तो आप लोग सिर्फ पढ़ते हो, जानते हो कि हाँ एक अर्थशास्त्र की बुक थी, है ना, वेदास थे हमारे पास, अनक्यास थे, वेदांग से, पुराण से, आप सिर्फ सुनते हो, पर आपने उसको आंखों से तो नहीं देखा ना कभी भी। जबकि आर्कियोलॉजिकल सोर्स को आप लोग अभी भी आंखों से देख सकते हो, क्योंकि वो मॉन्यूमेंट्स के रूप में, कोइंस के रूप में, आर्ट एंड क्राफ्ट के रूप में, इंस्क्रिप्शंस के रूप में आपके सामने है ना। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में आप जानते हो, जैसे अगर दिल्ली में देखो तो इंडिया गेट है, लाल किला है ना। ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको आप जाके देख के पीछे के टाइम पीरियड के बारे में जान सकते हो। तो देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्स से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्यों, ये क्या बेनिफिट है आपको इससे, क्योंकि आप इसको आंखों से देख सकते हो, तो आपको रियलिटी लगती है कि हाँ भाई ये सच में होगा। जबकि लिटरेरी सोर्स पे विश्वास करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ सच और कुछ झूठ लिख के आपको बताया जा रहा है, उसमें सब पूरी सच्चाई है आपको थोड़ी पता है। जबकि आर्कियोलॉजिकल सोर्स आपकी आंखों के सामने है। तो पहले मैं आपको कुछ इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है ना, क्योंकि ये टेंजिबल है। सबसे पहला तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि टेंजिबल है, आप इसको आंखों से देख सकते हो। देखो, अब ये सारे क्या है आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स तो हैं, जैसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह है सारे, ये क्या है, टेक्स्ट वगैरह है, ये आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, है ना। उसके अलावा स्तूप वगैरह आप लोग पढ़ते हो, उसके अलावा आपके कॉइन्स हो गए, ये सब क्या है जिसको आप लोग आज के टाइम पे टच कर सकते हो। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्स के कुछ इंपॉर्टेंस बताऊंगी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स होने से क्या क्या हमें बेनिफिट होता है, हम लोग कैसे कैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स से पीछे के टाइम पीरियड के बारे में पता लगाते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स कैसे होते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स कैसे होते हैं, एक तो फिजिकल, है ना, इसको आप लोग क्या कर सकते हो, फिजिकल एविडेंस से टच कर सकते हो। उसके अलावा ये कॉम्प्लीमेंट्री लिटरेरी सोर्स कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि जो लिखा गया है उसको एक शेप दे दी गई है, मतलब कि उसके लिए मॉन्यूमेंट्स बना दिया गया है या कोइंस में डाल दिया गया है। तो एक तरीके से लिटरेरी सोर्स के बारे में भी आपको बताता है क्या, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। उसके अलावा ये डिफरेंट वे में आपके सामने हैं, जैसे कुछ आपको कोइंस में मिल जाएगा, कुछ मॉन्यूमेंट्स में, कुछ आर्किटेक्चर में मिल जाएगा, है ना। उसके अलावा कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में मिल जाएगा। उसके अलावा डेमोस्ट्रेट, इसको चेंज करना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि ये क्या है, जिस शेप में बनाए गए थे पहले के टाइम पे, उसी शेप में आज के टाइम पे आपको देखने को मिलते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, है ना। उसके अलावा इसको लॉन्ग टाइम पीरियड तक रख सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है,
लॉन्ग टाइम पीरियड तक एक ही जैसे रहते हैं। उसके अलावा ये आपको लिटरेरी सोर्स की वेरिफिकेशन देते हैं। वेरिफिकेशन मतलब बताते हैं कि हाँ जो आप लोग बुक्स में पढ़ रहे हो, जैसे आपने बुक्स में इंडिया गेट के बारे में पढ़ा, लाल किला के बारे में पढ़ा, तो आपको पता है कि हाँ ये रियलिटी में है और इसको आप लोग जाके देख सकते हो, है ना। तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है वो क्या करते हैं, आपको लिटरेरी सोर्स का वेरिफिकेशन करते हैं, बताते हैं कि हाँ भाई जो आप पढ़ रहे हो रियलिटी में भी है। उसके अलावा इसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऐसे होते हैं जिसको लॉन्ग टाइम पीरियड तक एक हेरिटेज के रूप में रखा जा सकता है। जैसे आपको पता है इंडिया में बहुत सारी ऐसे टेम्पल्स हैं, मोन्यूमेंट्स हैं जिसको एक हेरिटेज के रूप में रखा गया है, जैसे कि लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, इंडिया गेट हो गया, है ना। बहुत सारे मंदिर भी हैं जिनको एज अ हेरिटेज रखा गया है क्योंकि वो धरोहर है हमारे देश की, है ना। तो आप लोग जानते होंगे सब चीज़ों के बारे में। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स को प्रिजर्व करना आसान था, जबकि जो लिटरेरी सोर्स है उसको प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल था। इसलिए आप उसको अगर आज के टाइम पे देखना चाहोगे तो आप नहीं देख पाओगे, जबकि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है उसको आप लोग देख पाते हो। तो ये तो थे से कुछ इंपॉर्टेंस कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स बनाने से आपको कौन कौन से मतलब बेनिफिट्स होते थे। अब आगे देखो, अब ये तो थे कुछ इसके अच्छी बातें आर्कियोलॉजिकल सोर्स रखने के। अभी से कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, तो देखो लिमिटेशंस क्या है, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं इसको चेंज करना मुश्किल, मतलब कि थोड़ा सा इसे कलर्स में चेंज आ जाता था। इसके अलावा इसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता था। देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको जो इसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती थी, मतलब कि जो आपकी जितनी भी आर्कियोलॉजिकल टेक्स्ट मतलब जो बिल्डिंग्स वगैरह आप देखते हो वो क्या है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। जैसे आपने लाल किला जाके देखा है ना, वहाँ पे कौन रहता था ये तो आपको पता है, बट वहाँ पे कौन कौन से काम होते थे, वहाँ पे हर एक रूम में क्या क्या काम होता था, है ना। उस टाइम पे कौन कौन सी सोसाइटीज़ थी, मतलब सोसाइटीज़ में क्या काम होते थे, उस टाइम की लाइफस्टाइल कैसी थी, सब कुछ आपको नहीं पता लगता आर्कियोलॉजिकल सोर्स से। जबकि लिटरेरी सोर्स से आपको क्या लगता है, उस टाइम पीरियड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। जबकि आर्कियोलॉजिकल सोर्स सिर्फ आपको देख रहे हो, मतलब कोई भी चीज़ जाके देखते हो, जैसे कुतुब मीनार जाके देखते हो तो आपको दिखा कि हाँ भाई एक ना खड़ा हुआ है मोन्यूमेंट, बट वो क्यों बनाया गया था, पर्पस क्या था, है ना, किसने बनाया था, क्यों बनाया था, वहाँ पे क्या होता था, ये सब चीज़ नहीं पता लगती। उसके अलावा उस पर जो लिखा गया है वो क्या हो जाता है ना, फ्रेगमेंट्री। फ्रेगमेंट्री का मतलब होता है गाइस मतलब अक्षर ना हल्के हल्के हो जाना, मतलब कि ना जैसे लिखा गया होगा तो भी डार्क लिखा गया होगा, बट फ्रेगमेंट्री का मतलब होता है लाइट हो जाना, मतलब प्रॉपर ना दिखना। तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स थे उस पर जो लिखा हुआ था वो प्रॉपर नहीं दिखता था, तो जिसकी वजह से जो हिस्टोरियंस थे उनको दिक्कत होती थी पढ़ने में कि इस पर क्या लिखा है, उसका क्या मतलब है, जिसकी वजह से वो लोग पढ़ते कुछ थे, समझते कुछ थे और लिखते कुछ थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। उसके अलावा जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है उस पर बाइस वगैरह भी थे। बाइस वगैरह मतलब इसको पढ़ा नहीं जा सकता था, तो डिफरेंट हिस्टोरियंस इस पर लड़ जाते थे कि इसका मतलब ये हो सकता है तो इसका मतलब ये हो सकता है, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके अलावा क्रोनोलॉजिकल एम्बिगिटी, इसका मतलब क्या है, इसकी डेटिंग करना कि कितने पुराने थे, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब भी आप कोई मॉन्यूमेंट्स देखते हो वो कितना पुराना है ये बताना बहुत मुश्किल होता है ना। ये प्रॉब्लम लिटरेरी में भी है और ये प्रॉब्लम यहाँ पे भी है कि बताना बहुत मुश्किल है कि किस टाइम पीरियड में बनाई गई थी, है ना। उसके अलावा जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है इसको प्रिजर्व और कंजर्वेशन करना रखना इतना भी आसान नहीं है। देखो जिसकी केयर करी गई आर्कियोलॉजिकल सोर्स की उसको तो आप देख पा रहे हो आज के टाइम पे, बट जिसकी नहीं की गई वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है, वो जैसी थी पहले के टाइम पे आज के टाइम पे वैसी नहीं है ना। सांची का स्तूप हो गया, अमरावती का स्तूप हो गया, ये सब चीज़ें क्या है जो रियलिटी में बनी थी और अब जो आप देखते हो वो तो बहुत डिफरेंट है ना। क्यों, क्योंकि उसको प्रिजर्व करने वाला, कंजर्वेशन करने वाला कोई नहीं था। आप सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें देखते हो अपने सामने, टोटली जब वो जैसा बना था वैसे आपको नहीं दिखता है। उसके अलावा उसमें लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब उस पर जिस लैंग्वेज से लिखा गया है उस लैंग्वेज के बारे में आप लोग नहीं जानते, जैसे कि ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, है ना, इसके बारे में आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। संस्कृत लैंग्वेज हो गया, संस्कृत तो चलो तब भी आप लोग पढ़ लेते थे पहले के टाइम के लोग, पर ब्राह्मी टेक्स्ट, खरोष्टी टेक्स्ट, इसके बारे में तो कोई पढ़ ही नहीं सकता था, तो ये सब दिक्कतें भी आती थी। तो ये सब थे कुछ इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स, मतलब कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स थे वो कितने टाइप्स के थे, तो मैं ये आपको बताने वाली हूँ। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स कितने टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट मतलब जो उस टाइम के जो पीपल थे कौन कौन से पोट्री, टूल्स, वेपन्स या ज्वेलरीज का यूज़ करते थे, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमें मिली आज के टाइम पे भी, जैसे कि कौन कौन से हो गए, जैसे कि उस टाइम पे लोग कौन सी ज्वेलरीज पहनते थे,
एग्रीकल्चर करने के लिए कौन कौन से वेपन्स का यूज़ करते थे, या तो लड़ाई लड़ने के लिए कौन से वेपन्स का यूज़ करते थे, है ना। टूल्स वगैरह कौन कौन से होते थे, या पोट्री वगैरह क्या होती है, लाइक सजावट के लिए जो सामान वो लोग रखते थे वो सब, है ना। उसके अलावा नेक्स्ट आपका क्या है, आर्किटेक्चर क्या होते हैं, मोन्यूमेंट्स वगैरह तो आपको रियलिटी सबसे ज़्यादा जो आपको मिलते हैं ना आसपास आपके, वो क्या है, मोन्यूमेंट्स है ना। जिसको आप जैसे बिल्डिंग वगैरह हो गई, वो सब आपको क्या करते हो, देख पाते हो। तो जो मोन्यूमेंट्स वगैरह वो कौन बनाता है, आर्किटेक्चर तो बनाते हैं। तो मोन्यूमेंट्स बोल लो या तो आर्किटेक्ट बोल लो, बात तो एक ही है, क्योंकि इसको पहले क्या करना पड़ता था, डिज़ाइन करना पड़ता था, देन उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन होता था। तो ये सब कौन करता है, आर्किटेक्ट करता है। उसके अलावा तो आपको आर्किटेक्चर में कौन कौन सी चीज़ें मिली, टेम्पल्स मिले, है ना। उसके अलावा आपको बिल्डिंग्स वगैरह मिली बहुत सारी। उसके अलावा नेक्स्ट आपका सोर्स क्या है, कोइंस वगैरह गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं बहुत टाइम पीरियड की बात, पहले के टाइम पीरियड की बात करूँ, अकबर के टाइम पीरियड की, तो उस टाइम के सिल्वर के कॉइन होते थे, है ना। फिर डिफरेंट टाइम पीरियड आता गया, फिर गोल्ड के कॉइन आने लगे, फिर सिल्वर के कॉइन, फिर मेटल के कॉइन आने लगे। तो कॉइन्स बदलने लगे, मतलब जिसको जो डेंसिटी में किसी ने किसी टाइप के कॉइन्स लेकर आए, कोई किसी टाइप से कॉइन लेकर आए, तो इससे क्या होता है, कॉइन से हमें उस टाइम पे डेंसिटी के बारे में पता लगता था, और उस टाइम के पीरियड के बारे में पता लगता था कि जो सिंपल पीपल थे वो कौन से कॉइन्स को यूज़ करते थे, या जो रिच पीपल थे उनके पास किस टाइप के कॉइन्स होते थे। तो कॉइन्स ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, क्या बताने के लिए, एंशिएंट टाइम पीरियड के बारे में बताने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपके इंस्क्रिप्शंस वगैरह। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है गाइस, देखो जो चीज़ पत्थरों पे लिखवाई जाती है ना, उन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस, मतलब जो पत्थरों पे लिखी होती चीज़ें। तो ये सब किसने लिखवाए थे, सबसे पहले इसकी शुरुआत करी थी किसने करी थी, अशोका ने करी थी, सम्राट अशोक। वो कौन थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो था, मौर्य साम्राज्य के 3rd किंग थे, ठीक है। और जो मौर्य डेंसिटी था उसके संस्थापक कौन थे, आपको पता ही, चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना। तो जब आप लोग मौर्य टाइम पीरियड के बारे में पढ़ते हो तो आप लोग जानते हो कि जो अशोका थे उन्होंने सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस वगैरह को किस पे लिखवाया था, पिलर्स वगैरह पे लिखवाया था, या तो डिफरेंट चीज़ों पे ना अपनी बातों को लिखवाया था, जिसको हम क्या बोलते, धम्म वगैरह बोलते थे, है ना। उसमें उन्होंने क्या लिखवाई थी, कुछ मोरल थिंग्स को लिखवाया था, जिसको लोग पढ़ सके, क्योंकि मुंह से बताने में और खुद पढ़ने में बहुत अंतर होता है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारे पिलर्स वगैरह हमें मिले थे। उसके अलावा देन आपका रॉक एंड आउट्स हो गया, उसके अलावा आपका ह्यूमन रिमेन्स हो गए। तो ये जो 6 चीज़ें हैं ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, जिससे हमें एंशिएंट टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। एक तो लिटरेरी सोर्स थे ही थे जिसको आप लोग पढ़ते थे, जबकि आर्कियोलॉजिकल सोर्स को आप लोग देख भी सकते हो और इसके बारे में लिखा भी हुआ है बुक्स में। तो एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट ही है लिटरेरी सोर्स का, क्योंकि जो लिटरेरी सोर्स में लिखा गया है उसी को आर्कियोलॉजिकल सोर्स में दिखाया गया है। तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा डीपली जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो देखो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट। तो गाइड आर्ट एंड क्राफ्ट क्या होता है, उस टाइम की जो सोसाइटी थी वो किस टाइप के वेपन्स का यूज़ करती थी, ज्वेलरीज का कौन सा यूज़ करती, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सब क्या है, ज्वेलरीज वगैरह है, ये सब क्या है, पोट्री वगैरह है। पोट्री वगैरह क्या होते हैं, उस टाइम पे जो खाना बनाने के लोग या तो घर को सजाने के लिए लोग जो चीज़ का यूज़ करते थे। उसके अलावा उस टाइम पे जो लोग टूल्स का यूज़ करते थे, टूल्स वगैरह क्या होते हैं, फार्मिंग करने के लिए जिस टूल्स का यूज़ करा जाता था वो सब चीज़ें, है ना। तो ये सब चीज़ क्या है, आर्ट एंड क्राफ्ट है। और आपको पता होगा इंडिया का जो आर्ट एंड क्राफ्ट है बहुत फेमस है, हैंडीक्राफ्ट, है ना। पहले भी फेमस था और आज भी फेमस है, क्योंकि इंडिया के एक तरीके से कहते हैं कि इंडिया में जो काम होता है हाथों का बहुत बारीकी से होता है और बहुत अच्छा काम होता है। तो देखो आर्ट एंड क्राफ्ट में थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। तो देखो आर्किटेक्चर क्या होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या है, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसको आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। और जो सिंपल जो उस टाइम की सोसाइटी थी इसको क्या करती थी, यूज़ करती थी, ठीक है। पास्ट टाइम पीरियड में जो भी चीज़ें यूज़ करी गई है सामान्य जनता के द्वारा वो सब चीज़ें क्या है, आर्ट एंड क्राफ्ट है। इसमें आपका टूल्स हो गए, पोट्री वगैरह हो गए, वेपन्स हो गए, ज्वेलरीज हो गई, ये सब चीज़ें आती थी, ठीक है। उसके अलावा बाय स्टडिंग आर्कियोलॉजिकल्स कैन लर्न अबाउट टेक्नोलॉजी। तो जब जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, जब आर्कियोलॉजिकल्स ने इसके बारे में पढ़ना शुरू करा, ठीक है, तो इससे उनको क्या पता लगा उस टाइम पे लोग किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे इसको बनाने के लिए, उस टाइम की इकोनॉमी कैसी थी, मतलब कि उस टाइम पे लोग पैसा कितना, मतलब उनकी इनकम कैसे होती थी, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, एग्रीकल्चर से आता था, बिजनेस से आता था, कहाँ से आता था, और लाइक डेली बेस पे वो लोग किन किन चीज़ों का यूज़ करते थे। तो ये सब चीज़ें इसमें हमें पता लगती है। जैसे कि हमने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था,
उस टाइम के वेपन्स, ज्वेलरीज, है ना, उस टाइम के मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो देखो, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था मैंने, तो आपको बताया था कि उसके जो एग्जिबिटेड हुए थे वो कहाँ कहाँ पे इसकी जगह मिली थी, नॉर्थन वेस्टर्न एरिया में। उसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनली कहाँ पे थी, पाकिस्तान के एरिया में करंट में बात करूँ तो उस टाइम पे हमें उस टाइम के पोट्री, बेड्स, टूल्स, ब्रिक्स के बारे में क्या पता था, पता चला था। तो ये सब चीज़ें क्या है, आर्ट एंड क्राफ्ट में आती है। तो जो पोट्री वगैरह है उस टाइम की, जैसे कि आप लोग मटका वगैरह देखते हो, या तो कुछ जिसमें फ्लावर्स वगैरह रखते हैं, पोट्स वगैरह, वो सब देखते हो ना, उसमें ना पहले के लोग डिज़ाइन वगैरह करते थे, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस होते थे। उसके अलावा टूल्स, वेपन्स का भी लोग क्या करते थे, यूज़ करते थे। तो देखो, तो ये सब मैंने आपको बता दिया, स्क्रीन पे आपको कुछ दिख भी रहे होंगे, ये सब क्या है, ज्वेलरीज वगैरह है, कुछ वेपन्स हैं जिसका लोग क्या करते थे, यूज़ करते थे। तो आगे देखो, नेक्स्ट है आपका मॉन्यूमेंट्स। सो गाइज, मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल सोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइक जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, मेनली जो आता है वो मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन से ही आता है, ठीक है। तो मॉन्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है, क्योंकि मॉन्यूमेंट्स को आप मेनली देखते हो। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में क्या है, लाल किला है, इंडिया गेट है, कुतुब मीनार है ना, लोधी गार्डन, बहुत सारी ऐसी मतलब कि मॉन्यूमेंट्स है जो आप लोग देखते हो अपने आसपास और आपको दिखती भी, जैसे कि ये सांची का स्तूप है ना। उसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स दिख रही होंगी, यहाँ पे कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, है ना। इसके अलावा ये क्या है, आपका जामा मस्जिद हो गया, ये भी एक मस्जिद है। उसके अलावा ये क्या है, विजयनगर का एक है ये। उसके अलावा ये आपको लाल किला दिख रहा होगा, ये सांची का स्तूप दिख रहा है। ये क्या है, ग्रेनाइट सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये भी क्या है, सांची का स्तूप है। सो गाइस, मॉन्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, क्योंकि इसके ये तो आप मेनली देखते ही हो, क्योंकि कॉइन्स वगैरह के बारे में तब भी इतना नहीं देखते हो आप लोग, इंस्क्रिप्शंस भी देख लेते हो पर कॉइन्स वगैरह नहीं, पर सबसे इंपॉर्टेंट आपका मॉन्यूमेंट्स है। तो देखो, मॉन्यूमेंट्स प्ले अ वाइटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग आवर हिस्ट्री। तो मॉन्यूमेंट्स ने भी पीछे के टाइम पीरियड के बारे में जानने में हमारी बहुत मदद करी, क्योंकि ये हमें बताता है, मॉन्यूमेंट्स टेल अस अबाउट द एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर ऑफ द पीरियड। क्योंकि इस टाइम के बारे में हमें क्या पता लगता था, उस टाइम के लोग कैसी आर्ट करते थे, देन उस टाइम का क्या कल्चर था। तो ये सब चीज़ें हमें मॉन्यूमेंट से पता लगती थी। उसके अलावा हमें ये पता लगता था कि उस टाइम पे कौन रूलर है, क्योंकि रूलर्स वगैरह तो बनाते थे मॉन्यूमेंट्स वगैरह, है ना। वही लोग क्या करते थे, अपने बारे में मतलब अपनी याद में मॉन्यूमेंट्स को बनवाते थे, ताकि आने वाली जनरेशन भी उनको याद करे। जैसे कि अकबर ने भी बनवाया, है ना, शाहजहाँ ने बनाया, कुतुब ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया। क्यों बनाया, ताकि आने वाले टाइम के लोग उसको देखे और समझे कि हाँ भाई किसके द्वारा बनवाया गया है। तो देखो, पीछे के टाइम के रूलर्स के बारे में जानने के लिए भी ये हमें बहुत मदद करता है। उसके अलावा मॉन्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए, कि मॉन्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सोर्सेस में, तो ये बात किसने बोली सबसे पहले, तो किसने बोली थी, लॉर्ड कर्जन ने बोली थी। और इसने ही एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना करी थी, जिसमें क्या था, मेन आर्कियोलॉजिकल सोर्स को पढ़ा गया, कॉइन्स हो गया, मॉन्यूमेंट्स, इंक्रिप्शन वगैरह। तो सबसे पहले इसके जो मेन फाउंडर थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। और इन्होंने ही आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को मतलब इस पर रिसर्च करना शुरू करा। उसके अलावा इन दिस डिपार्टमेंट दैट मैनी एग्जीबिशंस वर कैरिड आउट, काफ़ी सारी एग्जीबिशंस के बारे में खोज की गई एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को ऐड किया गया, क्योंकि पता था सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिटरेरी सोर्स से नहीं मिलेगी, तो आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्स, क्योंकि आप लोग जो चीज़ पढ़ते हो ना बुक में, उसकी रियलिटी जानने के लिए आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्स को भी देखना बहुत ज़रूरी है ना। तो देखो, और भी थोड़ा मैं बता देती हूँ। तो देखो जो गाइस, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, आपको डायरेक्टली कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। जैसे आप कोई मॉन्यूमेंट्स देखते हो जाके, है ना, तो आपको क्या होता है, डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं देता ना, वो हिडन होती है उसमें मैसेजेस, क्योंकि इसमें जो लिखा होता है उसके बारे में आप पढ़ नहीं पाते हो, जान नहीं पाते हो, है ना। तो उसके लिए आपको किसकी मदद लेनी पड़ती है, लिटरेरी सोर्स की मदद लेनी पड़ती है। तो देखो, आप मॉन्यूमेंट्स को किस किस रूप में देखते हो, टेम्पल्स के रूप में देखते हो, स्तूप के रूप में, है ना, मोनेस्ट्रीज के रूप में देखते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, जिससे आपको मॉन्यूमेंट्स के रूप में आपको दिखते हैं। और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडिया में जितने भी रूलर्स थे, या तो जितने भी मतलब फेमस पीपल थे, उन्होंने ये सब चीज़ें बनवाई, ताकि आने वाली जनरेशन भी उसको देखे और उस टाइम पीरियड के बारे में जाने। उसके अलावा जैसे कि गुप्ता पीरियड थे, उन्होंने देवघर करके एक टेम्पल बनवाया था। उसके अलावा हड़प्पा आप लोग पढ़ते हो, मोहनजोदारो पढ़ते हो, उस टाइम के आप लोग ग्रेनाइट सिस्टम हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें, ब्रिक्स वगैरह हो गए, उस टाइम के होम प्लानिंग के बारे में देखते हो, तो जिससे हमें उस टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। उसके अलावा आप स्क्रिप्चर्स वगैरह देखते हो, है ना, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, जहाँ पे कौन थे, जो वो चाणक्य थे, पढ़ाते थे यहाँ पे, है ना। तो हमें बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिससे हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं एक तरीके से, जिससे हमें बहुत मदद मिलती है पीछे के टाइम पीरियड के बारे में पढ़ने में।
आगे देखो, इसके बाद आगे देखो। उसके अलावा हमें मौर्य टाइम पीरियड के बारे में भी, जैसे सबसे ज़्यादा जो हमें मॉन्यूमेंट्स मिले हैं ना मौर्य टाइम पीरियड से मिले हैं, क्योंकि मौर्य टाइम पीरियड में अशोका थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन वगैरह को लिखवाया था। तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआती हुई थी ना तो मौर्य टाइम पीरियड से हुई थी कि चीज़ों को एज अ मतलब आर्कियोलॉजिकल चीज़ में कन्वर्ट कर देना, है ना। तो सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शन वगैरह थे किसने बनवाए थे? अशोका ने बनवाए थे। उसके बाद देन गुप्ता टाइम पीरियड आया, देन अलग अलग डेंसिटी के टाइम पीरियड के लोग आए जिन्होंने भी मॉन्यूमेंट्स बनाना शुरू करा, ताकि हम उस टाइम पीरियड के बारे में पता लगा सके। उसके अलावा आपके जैन टेक्स्ट हो गया, अशोक बुद्धिज़्म टेक्स्ट हो गया, तो इन लोगों ने भी मतलब मॉन्यूमेंट्स वगैरह को बनवाया था। जैसे कि आप लोग बुद्धिज़्म में सांची के स्तूप के बारे में पढ़ते हो, जो कहाँ पे है? भोपाल के सांची में है। आगे देखो, अब ये तो थे आपके मॉन्यूमेंट्स। अब देन नेक्स्ट है आपका कॉइन्स वगैरह। सो गाइस कॉइन्स वगैरह भी आपको पता है हर एक डेंसिटी में डिफरेंट कॉइन्स का यूज़ करा जाता था। देखो जैसे यहाँ पे आपको सिल्वर के कॉइन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको गोल्ड कॉइन्स दिख रहे हैं, तो कहीं कहीं पे मेटल के कॉइन्स भी यूज़ करे जाते थे जैसे मेटल से कॉइन्स है ना। तो पीछे के टाइम पीरियड में ना डिफरेंट तरीके के कॉइन्स यूज़ करे जाते थे और उसकी वैल्यू इसके हिसाब से होती थी। जैसे मेटल का अगर कॉइन है तो उसकी वैल्यू कम होती होगी। उसके अलावा जो कॉइन्स वगैरह गोल्ड का जो कॉइन होता था उसकी वैल्यू ज़्यादा होती होगी, है ना। तो जो कॉइन्स थे उन्होंने भी हमें पीछे के टाइम पीरियड के बारे में बहुत कुछ बताया है, क्योंकि जो कॉइन्स वगैरह होते थे उस पर ना डिफरेंट पिक्चर्स बनी होती थी। जैसे आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी, है ना। तो ये किसकी पिक्चर है? उस टाइम पे जो किंग होता था उसकी पिक्चर है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आप लोग तो पढ़ नहीं पाओगे, मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगी, क्योंकि जिस भाषा में लिखा गया है ब्राह्मी खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, उसको ना आप पढ़ सकते हो ना मैं पढ़ सकती हूँ। बट हाँ, जो आर्कियोलॉजिकल्स है वो लोग इसको पढ़ सकते थे, उन्होंने बताया था इसके बारे में, है ना। जैसे कि कुछ गुप्ता टाइम पीरियड में लिखे गए, कुछ कुषाण शासकों ने लिखवाए, कुछ और भी पीछे के राजा वगैरह थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी करे या चांदी के सिक्के जारी करे, या तो डिफरेंट तरीके के सिक्कों को क्या करा था, जारी करा था, उसमें अपने पिक्चर्स को लगवाया या उसमें कुछ लिखवाया। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जब मतलब कह सकते हैं कि अकबर का टाइम पीरियड था तो उस टाइम पे अलग टाइम पीरियड था। तो देखो अब आगे देखो, जो लोग मतलब कॉइन्स पर रिसर्च करते हैं, ठीक है, कॉइन्स की स्टडी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? तो देखो यहाँ पे आपको दिखा होगा न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं, ठीक है, कि जो लोग किस पे स्टडी करते हैं? कॉइन्स पे, तो उसे क्या बोला जाता है? न्यूमिस्मेटिक बोला जाता है। उसके अलावा कॉइन्स भी एक बहुत रिलायबल सोर्स था जिससे हमें पीछे के टाइम के पीरियड के बारे में पता लगता था। एक तो इंस्क्रिप्शन तो था ही था, उसके साथ कॉइन्स भी थे। और जो कॉइन्स थे ना गाइज एक सिस्टमेटिक मैनर में मिले हैं। सिस्टमेटिक मैनर मतलब डिफरेंट जैसे डेंसिटी आई, कॉइन्स की जो वैल्यू थी ना या जो उसकी क्वालिटी थी धीरे धीरे बहुत अच्छी होती गई, है ना। उसके अलावा दिस आर वेरी यूजफुल एज देयर क्रोनोलॉजिकल एंड कल्चरल मीनिंग। तो ये भी पीछे के कल्चरल के बारे में, सोसाइटी के बारे में, उस टाइम की इकोनॉमी के बारे में इसने भी बहुत हेल्प करी मैं बताने में, ठीक है। और कॉइन्स से हमें उस टाइम के लैंग्वेजेस के बारे में, उस टाइम पे लोग कौन सी स्क्रिप्ट पढ़ते थे, उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेजेस में लिखा जाता था, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पता लगा है। उस टाइम की इकोनॉमी कैसी थी ये भी हमें पता लगा, क्योंकि देखो जो कॉइन्स है उसका यूज़ क्यों करा जाता होगा? बिजनेस करने के लिए, एज एक्सचेंज ऑफ मनी। जैसे आज के टाइम पे आप लोग मनी का यूज़ करते हो, क्यों करते हो? एज ए एक्सचेंज है, कुछ दे के बदले में कुछ लेना, है ना। तो उस टाइम पे भी कॉइन्स होते थे, आज के टाइम पे भी कॉइन्स होते हैं, बट पहले के टाइम पे सिर्फ कॉइन्स ही होते थे। जैसे आज के टाइम पे आप लोग नोट वगैरह यूज़ करते हो ना 2000 का, 500 का, तो उस टाइम पे कॉइन्स नहीं होते थे, जो उस गोल्ड कॉइन होते थे जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती थी, है ना। बट उस पर डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा गया है, डिफरेंट उस पर पिक्चर्स बनी हुई थी, जिससे हमें पता लगता था कि हाँ भाई उस टाइम पे राजा कौन होता था, राजा ने अपने बारे में क्या लिखवाया, वो किस धर्म को मानता था, है ना, उसने अपनी सोसाइटी को किस रूप में ढाल रखा था, उस टाइम पे मार्केट कैसे होते थे, व्यापार कैसे होता था, टैक्स कितने होते थे, है ना, कौन करता था। तो ये सब चीज़ें हमें कॉइन से क्या होती थी, पता लगती थी। आगे देखो, तो देखो अब आगे थोड़ा सा और बता देती हूँ। तो देखो गाइस कॉइन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो कॉइन्स मिले हमें 2 पार्ट्स में मिले हैं, एक तो होते थे कास्ट कॉइन्स, दूसरे होते थे आपके पंचमार्क कॉइन्स। तो गाइस जो पंचमार्क कॉइन्स होते थे ना उसको ना सामान्य जनता यूज़ करती थी। किसको यूज़ करती थी? सामान्य जनता। जैसे कि ये आपको सिल्वर में मिल जाएंगे, कॉपर गोल्ड में। कॉपर गोल्ड क्या होता है? मिक्स, थोड़ा सा उसमें सिल्वर होना, थोड़ा सा उसमें गोल्ड का मिक्सचर होना। उसके अलावा जो पंचमार्क कॉइन्स थे ना गाइस थोड़े से डाउटफुल में थे। डाउटफुल मतलब कि इसको कौन यूज़ करता था? राजा यूज़ करते थे, जनता यूज़ करती थी, मिडिल क्लास लोग यूज़ करते थे, रिच पीपल यूज़ करते थे। तो ये भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी। उसके अलावा जो आपके दूसरे कॉइन्स मिले वो है कास्ट कॉइन,
जो आपको नीचे फोटो दिख रही है ना गाइस, ये पंचमार्क कॉइन्स है। पंचमार्क कॉइन मतलब इसको ना अगर आप इसके ऊपर मारोगे तो टूट जाएगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। जो पंचमार्क कॉइन्स होते थे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, ठीक है, बहुत ख़राब क्वालिटी का बनाया जाता था। उसके अलावा कास्ट कॉइन्स थे जिसको आप लोग मेल्ट कर सकते थे, ठीक है, जबकि पंचमार्क कॉइन्स को ना मेल्ट नहीं करा जा सकता था, जबकि कास्ट कॉइन को मेल्ट करके दोबारा से रिक्रिएट करा जा सकता था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कॉइन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता था। अब आगे देखो इसके बाद, तो देखो अरे यार आगे देखो, अब इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, कोइंस वर यूज। अब कोइंस का यूज क्यों होता था, देखो तो कोइंस वर यूज एज अ एक्सचेंज ऑफ मनी यूज करते थे, है ना। तो किस लिए, इकोनॉमिक टर्म में इसका यूज करा जाता था या तो पॉलिटिकल सिस्टम्स में इसका यूज करा जाता था। इसके अलावा जहाँ पे भी हमने आर्कियोलॉजिकल्स थे जिन्होंने जहाँ पे जाके एग्जिबिटेड करा, वहाँ पे उनको या तो ज़मीन के अंदर कोइंस मिले या तो ज़मीन, क्योंकि देखो जो कोइंस वगैरह थे ज़मीन के तो बाहर मिलेंगे नहीं। तो जब किसी को दफनाया जाता था, मतलब मरने के बाद, तो उनके साइज कोइंस को दबाया जाता था, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि आने वाले टाइम में उसको वो यूज़ करेगा, मतलब कि रीबर्थ में उसको यूज़ करेगा। तो मैक्सिमम जब वो कोइंस मिले हैं वो अर्थ मतलब धरती के नीचे मिले हैं, है ना। तो कुछ तो स्केलेटन के साथ मिले हैं और कुछ ऐसे ही मिले हैं, लोगों ने यूज़ करा और वहीं पे फेंक दिया। उसके अलावा डिफरेंट कॉइन्स होते थे, है ना, जिसकी वैल्यू कम होती थी, लोग उसको ऐसे ही फेंक देते थे। तो आगे देखो, उस टाइम के ट्रेड नेटवर्क के बारे में पता लगाने में हमारी मदद करता है। जैसे कि जब हमें डिस्कवरी ऑफ कुषाण कॉइन्स, जो कुषाण जब राजा था तो उस टाइम पे हमें नॉर्थ वेस्ट एरिया के बारे में पता लगता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में कुषाण शासकों का मतलब शासन था। तो उन लोगों ने भी कॉइन्स को गोल्ड कॉइन उन्होंने जारी करे सबसे पहले। किसने, कुषाण शासकों ने, जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड के कॉइन्स को जारी करा था। उसके अलावा और भी बहुत सारे थे, जैसे गुप्ता डेंसिटी थे, उन्होंने भी गोल्ड कॉइन्स को जारी करा था। तो ये भी नॉर्थन इंडिया में क्या करते थे, शासन करते थे। किस टाइम पीरियड में, 4th से 6th सेंचुरी के बीच में। तो देखो, तो डिफरेंट डेंसिटीज आई और उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के कॉइन्स लेकर आए। तो देखो जो गोल्ड कॉइन्स आए थे उनकी भी क्वालिटी क्या होती थी, अलग अलग तरीके की होती थी। आगे देखो, नेक्स्ट है आपका इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं गाइस, जो दीवारों पे लिखाए जाते हैं या तो शिलालेख, मतलब कि जो आप लोग अपने वॉल्स पे देखते हो ना लिखा हुआ, वो क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शंस है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये सब क्या है, किस पे लिखे गए हैं, वॉल्स वगैरह पे लिखे गए हैं। किस पे लिखे गए हैं, वॉल्स पे। तो इसकी सबसे पहले शुरुआत ही किसने करी थी, सम्राट अशोक ने करी थी। किसने करी थी, सम्राट अशोक ने, जिसने क्या लिखवाए थे, धम्म लिखवाए थे। जैसे आप लोग अशोक का क्या देखते हो, अशोक चक्र अपना देखते हो, तो वो भी हमने कहाँ से लिया है, अशोका टाइम पीरियड से लिया है। तो बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन है जिसको आप देखते हो। जैसे कि अगर आप लोग बात करो जैसे कि आपका अक्षरधाम हो गया, अक्षरधाम में जितने भी वहाँ पे वॉल्स वगैरह है उस पर सब पे लिखा हुआ है बस, है ना, वो वॉल्स पे लिखा हुआ है। पर आप लोग समझ तो पाओगे नहीं, क्योंकि जिस लैंग्वेज में लिखा गया है वो हमने कभी पढ़ी नहीं है। बट हाँ, जो आर्कियोलॉजिकल्स थे वो लोग इन सब चीज़ों से उस टाइम पीरियड के बारे में पता लगा लेते थे। तो देखो, ये भी एक बहुत रिलायबल सोर्स है जिससे हमें पता लगता है पीछे के टाइम पीरियड के बारे में। और देखो गाइस, जो इंस्क्रिप्शंस है ना, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि इस पर जो लिख दिया गया एक बार, क्योंकि बहुत मुश्किल से लिखा जाता था, तो इसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता था। तो जैसे इसको लिखा गया था पीछे के टाइम पीरियड में, उसी वे में आपको आज के टाइम पे दिखते हैं। मतलब उसमें कुछ भी चेंजेस होना पॉसिबल नहीं था। इसलिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक चेंजेस, क्योंकि इसको ना कहते हैं ना कि पत्थर पे जो चीज़ लिख दो वो मिटती नहीं है, तो वो चीज़ था। इसको लिखवाया जाता था दीवारों पे, तो ये आज तक मिट्टी नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या था, प्रॉब्लम विद द मैन्युस्क्रिप्ट वॉज दे आर मेड फ्रॉम सॉफ्ट मटेरियल। जो मैन्युस्क्रिप्ट थे, जो इसके बारे में पढ़ते थे, वो क्या देखते थे ना, मेन एक तो उनको लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, दूसरा ये फ्रेग्रिल हो गए थे। फ्रेग्रिल का मतलब कि थोड़ा सा ना धुंधला हो चुका। धुंधला मतलब बारिश के पानी से या तो हवा वगैरह की वजह से उसकी जो लिखावट थी ना थोड़ी सी धुंधली हो चुकी थी, जिसकी वजह से हम प्रॉपर वर्ड मीनिंग नहीं पकड़ पाए कि उसमें मेनली लिखा क्या है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने में। तो इंस्क्रिप्शन को ना पढ़ने बहुत दिक्कत आई, है ना, क्योंकि इतना आसान तो नहीं है पढ़ना कि भाई हाँ सोच लिया जो लिखा हुआ इसको पढ़ना। आगे देखो उसके बाद, तो देखो गाइस, जो लोग ना इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं, इस पर स्टडी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। तो ये बहुत 1 मार्क क्वेश्चन एग्जाम में आता है। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड
क्या बोला जाता है, एपिग्राफी। तो जो लोग इंस्क्रिप्शन पे जो लिखा होता है उसके बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो उसमें मेनली वो लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं एपिग्राफी में, स्टोन्स पे जो लिखा होता है, या वुड पे, लकड़ी पे जो लिखा होता है, मेटल्स पे, प्लेक्यूस में, ब्लोन्स में, ब्रिक्स पे, क्ले पे, शेल्स हो गए, पोट्री हो गया, इन सब चीज़ों पे जो लिखा होता है ना, उसको पढ़ने का काम कौन करता है, एपिग्राफी। ठीक है, एपिग्राफिस्ट करते हैं। कौन करते हैं, एपिग्राफिस्ट। और उनको इसके लिए कौन सी स्टडी करनी पड़ती है, एपिग्राफी होती है। उसके अलावा जो लोग पीछे के टाइम पीरियड के बारे में, मतलब जो लिखा गया है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो वो लोग कौन सी स्टडी करते हैं, पैलियोग्राफी। ठीक है, कौन सी होती है, पैलियोग्राफी। इसमें आप लोग जो पीछे के टाइम पीरियड के बारे में स्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं, तो उसके बारे में पढ़ने के लिए आपको पैलियोग्राफी एक होता है स्टडी, जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है। तो आगे देखो, ये तो थे आपके इंस्क्रिप्शंस वगैरह। आगे देखो इसके बाद अब कुछ रॉक एंड आर्ट्स मिले हैं जो रॉक्स पे लिखवाए जाते थे। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो पत्थरों पे लिखवाए गए हैं, किस पे लिखवाए गए हैं, पत्थरों पे। तो जैसे आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे साइन देखे होंगे, बहुत जगह मिल जाएंगे आपको ऐसे साइन जो पत्थरों पे लिखवाए जाते थे। ठीक है, तो देखो रॉक एंड आर्ट, ये सब क्या थी, इस पे इमेजेस वगैरह बनी होती थी, डिज़ाइन वगैरह बनी होती थी। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्या है, जिराफ है, ये क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये सब क्या है, उस टाइम के जानवर वगैरह है, एनिमल्स वगैरह है, जिनको रॉक एंड आर्ट्स पे बनाया गया है। तो देखो इस पे आपको क्या मिल जाएंगे, इमेजेस मिल जाएंगे, डिज़ाइंस मिल जाएंगे, जो किस पे लिखवाए गए थे, रॉक सरफेस पे। इसके अलावा इस पे क्या लिखवाया जाता था, रॉक एंड आर्ट पे, जिस पे उस टाइम पे लोग विश्वास करते थे, बिलीफ करते थे। बिलीफ मतलब जिसकी वो लोग पूजा करते थे उस टाइम पे, या जिस चीज़ में मिथ रखते थे। मिथ होता है एक तरीके से विश्वास करना जिस चीज़ पे, है ना। तो उस टाइम पर ट्रेडिशन क्या होता था, ये सब चीज़ें आर्ट रॉक्स वगैरह पे लिखवाई जाती थी। जैसे कि द रॉक आर्ट ऑफ भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, तो वहाँ पे आपको प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। तो भीमबेटका इन मध्य प्रदेश क्या था, एक तरीके से एक लाइफ थी जहाँ के लोगों ने अपनी चीज़ों को रॉक्स पे लिखवाया था। उसके अलावा उस टाइम पे कौन कौन से हंटिंग लोग करते थे, कैसा डांस करते थे, वहाँ कुछ रिचुअल्स को मानते थे, ये सब चीज़ों को वो लोग एक तरीके से रॉक्स वगैरह पे लिखवाते थे। तो आगे देखो, ये तो था आपका रॉक एंड आर्ट। आगे देखो, इसके बाद है ह्यूमन रिमेन्स। ह्यूमन रिमेन्स मतलब गाइस उस टाइम के जो स्केलेटन मिले हैं उससे भी हमें पीछे के टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है कि उस टाइम के लोग उनकी वे ऑफ लाइफ कैसा था, वो लोग कैसा खाना खाते थे, या तो क्योंकि बोन्स वगैरह से पता लगा लेते थे लोग। तो देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें हमें मिली है पीछे के टाइम से, जिससे हम पीछे के टाइम पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो इससे हमें क्या पता लगता है, उस टाइम के लोगों की हेल्थ कैसी थी, उस टाइम के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, ये सब चीज़ें पता लगती है। उसके अलावा द स्टडी ऑफ स्केलेटल, तो जो लोग स्टडी करते हैं स्केलेटल पे, वो देखते थे उस टाइम पे लोग क्या डाइट था, क्या खाते थे, डिसीज उस टाइम पे क्या बीमारियाँ थी, क्योंकि पता लगा लेते हैं ना डेड बॉडी से कि उस टाइम पे उस जिसकी बॉडी मिली है उसे कोई बीमारी तो नहीं थी, क्या खाता था, उसके अलावा उसके मरने का क्या कारण था। तो ये सब चीज़ें पता लगा जाती थी। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो उसमें उस टाइम पीरियड के हमें बहुत सारे स्केलेटल मिले थे, जिससे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में पता लगता था, उनकी हेल्थ कंडीशन, लिविंग कंडीशन के बारे में पता लगता था। तो देखो जो लोग इस पर रिसर्च करते हैं वो क्या, कौन सी स्टडी करते हैं वो लोग, पैलेंथोलॉजी। ठीक है, तो ये सब के लिए तो इन सब की स्टडी करनी पड़ती है। आगे देखो, इसके अलावा आगे है आपका, अब देखो अब इसके बाद है आपका, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ जहाँ से क्वेश्चन आता है। ये तो था थोड़ा सा मैंने जो आपको बताया। देखो अब थोड़े से एग्जांपल्स के साथ बता देती हूँ मैं कि आपको कौन कौन से टाइम पीरियड के बारे में क्या क्या चीज़ें लोग पढ़ते थे। तो जैसे देखो, जैसे कि प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड है, ठीक है, कौन सा, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड। तो गाइस प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के बारे में पढ़ने के लिए, जिसका टाइम पीरियड क्या था, 7000 BC से 2000 BC। तो इस टाइम पे जो हमें मटेरियल आर्कियोलॉजिकल टेक्स्ट मिले हैं वो कौन से मिले हैं, रॉक एंड आर्ट्स में मिले हैं। मतलब जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड था उस टाइम पे इंस्क्रिप्शंस नहीं होते थे, क्योंकि वो तो मोरे डेंसिटी से स्टार्ट हुए थे, है ना। उससे पहले के जितने भी एविडेंस मिले हैं सब किस में मिले हैं, रॉक एंड आर्ट में मिले हैं। जैसे कि भीमबेटका रॉक शेल्टर जो कहाँ पे था, मध्य प्रदेश में था। जिस टाइम पीरियड के सारे एविडेंस किस में मिले हैं, रॉक एंड आर्ट में। देन आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका टाइम पीरियड क्या था, 3300 BC से 1300 BC। तो इसकी जो जितनी भी चीज़ें मिली वो किस में मिली है, आर्ट एंड क्राफ्ट में, ज्वेलरीज में, पोट्रीज वगैरह में मिली है, ठीक है, सील्स वगैरह में मिली है।
उसके अलावा इस टाइम के आर्किटेक्चर्स भी मिले हैं, जैसे ग्रेनरी सिस्टम हो गया, होम प्लानिंग हो गया, उसके अलावा बाथ सिस्टम मिला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिली? हड़प्पा हो गई, मोहनजोदड़ो हो गई। उसके अलावा मौर्य एम्पायर से क्या मिला हमें? मैंने अभी आपको बताया था, अशोका ने सबसे पहले क्या लिखवाए थे? इंस्क्रिप्शंस वगैरह लिखवाए थे। और उस टाइम के आपको आर्किटेक्चर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि अशोका ने एडिक्ट्स वगैरह लिखवाए बहुत सारे, या तो सारनाथ पिलर आपको मिलता है। टाइम पीरियड क्या था? 322 BC से 185 BC के बीच में। देन उसके बाद आपका गुप्ता एम्पायर है, इसका टाइम पीरियड क्या था? 320 BC से 500 BC के बीच में। इस टाइम पीरियड के आपको क्या मिले हैं? सिर्फ कोइंस वगैरह मिले हैं। क्या मिले हैं? कोइंस एंड आर्किटेक्ट्स वगैरह मिले हैं, मतलब उस टाइम के मॉन्यूमेंट्स मिले हुए हैं। तो उस टाइम पे हमें क्या मिला था कोइंस में? तो गुप्ता टाइम पीरियड में गोल्ड कोइंस की शुरुआत की गई थी, मतलब सबसे पहले गुप्त टाइम पीरियड में ही गोल्ड कोइंस का मतलब यूज़ किया गया था। उसके अलावा इस टाइम के हमें अजंता और एलोरा केव्स की गुफाएं मिलती है, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद देना आपका चोल एम्पायर है। तो चोल एम्पायर कब था? 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच में था, जिस टाइम के आपको मॉन्यूमेंट्स वगैरह मिलते हैं, जैसे कि बृहदेश्वरा टेम्पल, उसके अलावा आपका गंगाई कोंडा चोलपुरम, है ना। तो ये सब टेम्पल्स है जो इस टाइम के हमें मिलते हैं। उसके अलावा आपका पल्लव डेंसिटी है, जो 3rd सेंचुरी से 9th सेंचुरी के बीच में थी। उस टाइम के भी हमें आर्किटेक्चर्स वगैरह मिलते हैं, जिसमें आपका मामल्लपुरम मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो देखो जो पल्लव डेंसिटी था और चोल डेंसिटी थे, ये लोग कहाँ पे शासन करते थे? साउथ में करते थे। कहाँ पे? साउथ में। देन आपका गुप्ता एंड द मौर्य डेंसिटी, ये लोग कहाँ पे शासन करते थे? नॉर्थ में शासन करते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्कियोलॉजिकल टेक्स्ट मिले तो वो किस वे में मिले थे। ठीक है, तो उसके बाद देखो देन आपका राष्ट्रकूटा एम्पायर है, तो इसके जो टेक्स्ट वगैरह मिले वो किस में मिले थे? आर्किटेक्चर्स में, मतलब मॉन्यूमेंट्स वगैरह मिले थे। इसका टाइम पीरियड क्या था? 753 BC से 982 CE के बीच में। ठीक है, इसमें हमें एलोरा केव्स की गुफाएं मिली है। उसके अलावा आपका वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर के बारे में पता चलता है, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 973 CE से आपका 1189 CE के बीच में। ठीक है, इसमें भी आपके सारे आपके मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी मिले हैं, जिसमें आपका पद्दाकल एंड टेम्पल के बारे में पता चलता है। तो गाइस ये आपको टेम्पल्स पता होने चाहिए, और किस डेंसिटी के टाइम पीरियड में थे ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? कोई आपको टेम्पल दे देगा और पूछेगा ये किस डेंसिटी से बिलोंग करता है, या ये कौन सा आर्कियोलॉजिकल टेक्स्ट है, मतलब आर्किटेक्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, क्या है। उसके अलावा आपका होयसाला एम्पायर है, इसका टाइम पीरियड क्या था? 126 CE से 1343 CE के बीच में। इसमें भी आपके सारे के मॉन्यूमेंट्स वगैरह ही मिले हैं। ठीक है, इसमें आपको हेल विदु टेम्पल्स के बारे में पता लगता है। उसके अलावा आपका काकतीय डेंसिटी है, इसके भी जितने भी आपको वो सोर्सेज मिले हैं वो मॉन्यूमेंट्स के रूप में मिले हैं, जैसे आपका वरांगल फोर्ट हो गया और एक रामपट टेम्पल हो गया। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड क्या था? 1163 से 1323 CE के बीच में था। फिर आपका दिल्ली सल्तनत है, इसका टाइम पीरियड क्या था? 1206 से 1526 टाइम पीरियड के बीच में था। इसमें आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर वगैरह मिलते हैं, जैसे आपका लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, है ना, जामा मस्जिद हो गया, ये सब चीज़ें जो आपको दिल्ली में मिलेंगे। उसके अलावा आपका विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर से आपको हम्पी रूइंस मिल जाएगा। देन आपको विरूपाक्ष टेम्पल मिल जाएगा, जो उस टाइम का बहुत फेमस था। जो बच्चे अगर मतलब हिस्ट्री के वाले बच्चों को तो काफ़ी पता है इसके बारे में, वो 12th में है। तो ये भी किस में मिले? मतलब मॉन्यूमेंट्स वगैरह में। तो भाई जो मैक्सिमम जो हमें सोर्सेज मिले हैं ना आर्कियोलॉजिकल में, वो मॉन्यूमेंट्स के रूप में ही मिले थे। तो देखो ये सब तो थे आपके एग्जाम्पल। तो पूरी वीडियो में ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको टेबल लर्न करनी है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। पीछे का तो एक तरीके से इंट्रो था, बताने के लिए था, बट क्वेश्चन यहीं से आएगा। कौन से एम्पायर से आपको कौन से टेम्पल्स मिले हैं या आर्ट एंड क्राफ्ट मिला है। तो देखो वीडियो क्या होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है। तो देखो गाइस, जो हमारा सोर्सेज था एंशिएंट हिस्ट्री का, वो ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। तो एक तरीके से हमने लिटरेरी सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स पूरा ख़त्म कर चुके हैं, और यहाँ पे हमारा टॉपिक भी ख़त्म होता है। जो आपका नेक्स्ट अब जो आएगी वीडियो, वो मैं आपको लेकर आऊँगी मौर्य पीरियड पे। ठीक है, तो मौर्य पीरियड के बारे में जानेंगे कि मौर्य पीरियड की शुरुआत कब हुई, कैसे कैसे हुई। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे बताना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वो लोग भी जान सके और समझ सके चीज़ों को। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन।